हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 नेशन की विजिट पे गए हुए थे। क्या-क्या वहाँ से आउटकम्स निकल के आई, कौन-कौन सी कंट्रीज़ थी, क्या उनका रेलेवेंस है, कितने मिनरल्स वहाँ पे प्रेज़ेंट है, वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी देखो क्या हुआ कि जो 17 समिट है वो ब्राज़ील में चल रहा था, ठीक है? 16 समिट के ऊपर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे और वो काज़ान रशिया के अंदर हुआ था। तो एक कंट्री तो आ जाएगी ब्राज़ील, पर वो पहले ही ब्राज़ील नहीं गए। कैसे उन्होंने विज़िट करा वन बाय वन सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो इंडिया से ये जर्नी शुरू होती है और जो पहली कंट्री थी वो है घाना, ठीक है? घाना से वो निकले ट्राइनिडैड एंड टोबैगो आपको एक कैरिबियन आइलैंड कंट्री मिल जाएगी। उसके बाद साउथ अमेरिकन कंट्री जाते हैं व्हिच इज़ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ऊपर ब्राज़ील में आते हैं जहाँ पे 17 समिट ब्रिक्स का चला हुआ था। इसके बाद वापस आते हैं नामीबिया और नामीबिया से वापसी होती है अपने घर को। तो सबसे पहले हम फ़ोकस करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर की विज़िट है टू घाना, जहाँ पे वो पहले विज़िट करने गए थे। क्यों हमारे लिए घाना इम्पोर्टेंट है और क्यों वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमारे जो रिलेशन है दे आर स्वीटर देन शुगर लोफ पाइनएप्पल, ठीक है? मतलब काफ़ी मीठा होता है वो, उससे भी स्वीटर है घाना के साथ हमारे रिलेशन। क्या रीज़न्स हैं? तो देखो दोनों ही कंट्रीज़ डेमोक्रेसी वाली हैं, ठीक है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है उनका पास्ट। हमारे ऊपर भी कहीं न कहीं इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने राज किया, कॉलोनीज़ बनाई, वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी आप देखोगे वहाँ पे भी कॉलोनीज़ बनी थी। तो सबसे पहली जो कंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं अभी दैट इज़ अबाउट घाना। उसके बाद सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कैसे-कैसे विज़िट करा और ये पूरा विज़िट जुलाई 2 से लेके जुलाई 9 तक चला। तो सबसे पहले चलिए घाना चलते हैं और अगर एक 4-5 शब्दों में बोलना हो ना कि किन चीज़ों के ऊपर बातें करी गई इन 5 के 5 नेशंस के अंदर, तो पहला फ़ोकस था डिफेंस, ठीक है? डिफेंस सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आपको हमसे कुछ खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल घाना ने इंटरेस्ट शो करा कि हम आपकी ब्रह्मोस मिसाइल परचेज़ करेंगे, आपका आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम परचेज़ करेंगे। तो नंबर 1 इज़ डिफेंस। नंबर 2 पे आता है रेयर अर्थ मिनरल्स, इनके मीनिंग्स अभी बताती हूँ। देन आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, फिर काउंटर टेररिज़्म। अभी देखो पहलगाम अटैक हुआ इंडिया में और जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलके वो पहलगाम अटैक की बात आगे रखने ही नहीं दी, ठीक है? फिर उसके बाद क्वाड समिट होता है, जो कि यूएस में हुआ और क्वाड जो है ये 4 नेशंस का ग्रुप है जिसमें कौन-कौन आता है? इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूएस आ गया एंड जापान आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो समिट हुआ है वो है ब्रिक्स समिट और ब्रिक्स का इस बार का वेन्यू है ब्राज़ील और यहाँ पे पूरी निंदा करी गई पहलगाम अटैक की जो कि स्पॉन्सर करवाया था पाकिस्तान ने। बेशक राइडिंग वोट चाइना का आप ज़्यादा देखोगे, पर फिर भी बाकियों का जो राइडिंग वोट मिला के था वो ज़्यादा सप्रेस कर देता है ब्राज़ील सॉरी चाइना के वोट को, ठीक है? तो दैट्स हाउ ये पहलगाम अटैक को लेके बात हुई, तो टेररिज़्म के ऊपर भी बात वहाँ पे करी गई। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है साउथ-साउथ कोऑपरेशन। जब भी आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाई हुई है, उसे बोलते हैं ब्रेंट लाइन। ऑस्ट्रेलिया को ये अपने साथ ही रखते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ये ब्रेंट लाइन के जितने भी ऊपर कंट्रीज आएंगी ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, ठीक है? बहुत अमीर लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। पर जो नीचे की कंट्री है वो लेस डेवलप्ड है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो इस बार साउथ साउथ कोऑपरेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा गया जब ये 5 नेशंस की विजिट हुई कि हमें अगर एज अ लीडरशिप एज अ फैमिली इमर्ज करना है तो हमें साउथ साउथ पार्ट के ऊपर कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं सबसे पहले घाना। घाना की 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको मिलेंगी और अगर कैपिटल की बात करें तो एक्रा आ जाती है। एक्रा में ही जब एयरक्राफ्ट जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो यहीं पे लैंडिंग होती है। यहाँ पे ह्यूज वेलकम होता है। हरे कृष्णा की जो मूवमेंट घाना के अंदर चल रही है वो भी वेलकम करते हैं। मतलब बहुत ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे वेलकम करा गया। इसी के साथ जो हाईएस्ट एलियन अवार्ड है घाना का वो भी इनको दिया जाता है। अब बात करते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज की। तो अगर आप देखोगे वेस्टर्न पार्ट पे तो कोट डी आइवरी आ जाएगा। ऊपर की तरफ आओगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको बुर्किना फासो मिलेगा एंड ईस्टर्न डायरेक्शन में आ जाता है टोगो। उसके बाद वाटर बॉडी आ जाएगी साउथ वाले पार्ट में अटलांटिक ओशन एंड गल्फ ऑफ किनिया। तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकली जो आपको घाना के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर अफ्रीका को मैं 4 डायरेक्शन में डिवाइड करूं तो आपको ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री मिल जाएगी व्हिच इज घाना। कैपिटल बता दी एक्रा और ब्रिटिश रूल से ये आजाद होते हैं 1957 में और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमें किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं है, हम भी एक सॉवरेन नेशन है, संप्रभुता से भरे हुए हैं, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें डोमिनेट नहीं कर सकती। देन आता है एक वर्ड क्रिटिकल मिनरल। ऐसे मिनरल एक तो आपकी कंट्री में वो है नहीं, दूसरा रीजन आपको वो परचेज करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे।
तीसरा, सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा। अगर आप ग्रो करने लगोगे तो मे बी जो कंट्री आपको सप्लाई कर रही थी उन मिनरल्स को, वो दे ही ना, ठीक है? तो सप्लाई का अगर रिस्क लग गया तो आप कोई भी अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। प्लस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि आज की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, चाहे से स्पेस टेक है, डिफेंस टेक है, जो मर्ज़ी देख लो, उसके लिए अगर आपको कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो ये मिनरल्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम, बेशक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमें लिथियम के डिपॉजिट मिले, पर बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे एक तो क्लेई फॉर्म में है तो जो उसकी एक्सट्रैक्शन रहेगी उस क्ले की फॉर्म से, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकती है। मे बी उतना बेनिफिट ही ना आए, उतना प्रॉफिट ही ना आए जब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर वाला लोकेशन है, टेरर साइट है, माइनर्स आपको बुलाने पड़ेंगे तो दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं। एंड तीसरा, उस ज्योग्राफी का अगर आप ध्यान से देखते हो तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो लिथियम का यूज़ तो वहाँ पे हो ही नहीं पाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा जिनके पास लिथियम के डिपॉजिट होंगे, और उसी में से एक विजिट हुई है अर्जेंटीना, जो कि लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। तो हो गया ना, इंडिया के लिए लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल। सेम यूरेनियम है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपको यूज करना है, पर अपने पास उतने डिपॉजिट है नहीं, जो है वो झारखंड के जादूगुड़ा में है, पर उतने ज्यादा अच्छे नहीं है तो थोड़े बहुत हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में भी, बट उतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है जितनी डिमांड इंक्रीज कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन कंट्री से खरीदना पड़ेगा जिनके पास है। तो एक विजिट नामीबिया थी जिसके पास 11% ग्लोबल रिजर्व्स मिलते हैं आपको यूरेनियम के। तो चलिए, दिस इज क्रिटिकल मिनरल, ऐसे मिनरल जो आपके पास है नहीं, आपको खरीदने पड़ेंगे और उसकी सप्लाई पे हमेशा रिस्क बना रहेगा, आपकी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देन आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। अब जो क्रिटिकल मिनरल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी के लिए डिफरेंट होते हैं। जो जिनके पास नहीं है वो उनके लिए क्रिटिकल मिनरल है, नाम से लग रहा है पता क्रिटिकल। जैसे इंडिया ने 30 बताए हुए हैं कि हमारे लिए ये मिनरल्स क्रिटिकल हैं, यूएस ने 50 बताए हैं, जापान ने 31 बताए हैं, तो सभी का नंबर वेरी कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यहाँ पे आप देखोगे टोटल है 17, और ये पूरे वर्ल्ड में 17 ही रहेंगे। इसमें स्कैंडियम आता है, यट्रियम आ गया, लैंथेनम, सीरियम, न्यूडेनियम एंड सो ऑन। मतलब टोटल कितने मिल रहे हैं आपको, ये 17। लेंथेनाइट सीरीज के याद रख लेना 15, और 2 आपको ट्रांजिशन स्टेट से मिल जाएंगे, तो टोटल है 17। पर इनको रेयर अर्थ क्यों बोला? बेशक ये अबंडेंट हो सकते हैं, पर इनकी जो एक्सट्रैक्शन होगी वो टफ है। जैसे एग्जांपल, मोनाजाइट। मोनाजाइट के अगर आप रिजर्व देखोगे तो केरला में आपको पूरी दुनिया में अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा मिलेंगे। पर दिक्कत क्या है, इस मोनाजाइट में बड़ी सारी चीजें हैं। इसमें सीरियम पड़ा है, थोरियम पड़ा है, सिलिकेट्स पड़े हैं, फॉस्फेट्स पड़े हैं। तो आपको ये सारी चीजें सेपरेट करनी पड़ेगी, तब जाके आप सीरियम यहाँ से बाहर निकाल पाओगे। एंड सीरियम क्या है, एक तरह का अगेन रेयर अर्थ एलिमेंट है। सेम आप यहाँ पे थोरियम बेशक रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, पर आप इसको यूज कर सकते हो ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। अपने पास यूरेनियम नहीं है पर अपने पास थोरियम है। पर दिक्कत क्या आएगी, एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो आपको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा टफ लगेगा। दैट इज द मेजर रीजन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके होता है। बाकी मैंने आपको ब्रेंट लाइन बता दी, ऊपर की जो कंट्रीज हैं वो खुद को डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं, और नीचे वाली कंट्रीज को लेस डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं। नाउ जैसे ही वहां पे विजिट होती है तो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है घाना का, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, वो इनको गिफ्ट किया जाता है। वैसे 4 नेशंस, अगर ब्राजील को साइड में कर दें फॉर नाउ, क्योंकि वहां पे तो ब्रिक्स समिट भी चल रहा था, सभी से ही जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मोदी जी को मिला है। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट है ये घाना में आफ्टर 30 ईयर्स। इससे पहले नरसिम्हा राव भी गए थे 1995 के अंदर। तो ग्लोबल साउथ को अगर हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है तो हमें उन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर विजिट करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना ऑलरेडी इंटरेस्टेड है जितने भी अनटैप्ड मिनरल्स हैं अफ्रीकन रीजन्स के अंदर। इसके बाद एम्प्लीफिकेशन करनी है ग्लोबल साउथ वॉइस की। एक साथ चलेंगे तो वॉइस आगे तक पहुंचाई जा सकती है। इवन जब G20 समिट हुआ इंडिया के अंदर 2023 में, तो अफ्रीकन यूनियन की एंट्री होती है G20 के अंदर, और उस टाइम पे हमारा थीम था वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, ठीक है। और ये वसुदेव कुटुंबकम वाला जो टाइटल है ये महा उपनिषद से उठाया गया है। इसके बाद ज्वाइंट पार्टनरशिप भी करी गई है, जैसे इंडिया, जापान और अफ्रीकन कंट्रीज, इनको कनेक्ट करा गया है मैरीटाइम रूट्स के जरिए, तो ये कॉरिडोर भी बना रखा है। अब घाना की बात करें तो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी आएगी अफ्रीका की। इसके बाद जो इनका प्रेसिडेंशियल हाउस है उसमें इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट करा था, पैसा लगाया था, ताकि फ्रेंडली रिलेशन रह सके अपने बीच में। उसके अलावा बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, जैसे टाटा है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा, एयरटेल, L&T, बजाज ऑटो लिमिटेड, इन सभी ने बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी हुई है घाना के अंदर। घाना को एक टाइम पे गोल्ड कोस्ट भी बोलते
होते थे। अगेन रीज़न वही है क्योंकि गोल्ड माइन्स भी यहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो एक्सट्रैक्ट करोगे तो गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग भी करी जा सकती है। इसी के साथ यूपीआई घाना ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आपको स्कैनर वहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है? दैट इज़ योर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा है। अब इंडिया क्या-क्या बेचता है घाना को, तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ भेजता है, फिनिश्ड आयरन एंड स्टील, देन मशीनरी, शुगर एंड राइस, प्लास्टिक प्रोडक्ट, वुड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें घाना को बेची जाती हैं। एंड इंडिया का क्या-क्या इंपोर्ट है फ्रॉम घाना, तो कैश्यू नट्स आएँगे, मेटल, वुड, कॉटन, ऑयल, सीड एंड स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। एंड घाना की काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वो मिलिटेंट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, जैसे बोको हराम के बारे में आपने सुना होगा। तो इसी वजह से घाना सिंस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपनी सेफ्टी भी फर्स्ट आती है। तो उसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक क्रूज़ मिसाइल है, इंडिया और रशिया ने उसे मैन्युफैक्चर करा था। अब इंडिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन भी शुरू है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर घाना ने इंटरेस्ट शो करा है। एंड आकाश तीर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें भी इंटरेस्ट शो करा हुआ है। देन नेक्स्ट बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, वो चाहे से कल्चरल एक्सचेंज में हो। नंबर 2 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आयुर्वेदा को लेके है। अब जैसे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इंडिया, ताकि एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करी जा सके आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के अंदर। वैसा ही घाना के अंदर भी एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन है, तो इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन करी है ताकि स्टडीज़ का एक्सचेंज हो सके। एंड स्टैंडर्ड कोऑपरेशन, जब भी कोई प्रोडक्ट बेची जाती है किसी फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को यूरोपियन यूनियन में सेब भेजने हैं, तो सब कुछ चेक करा जाएगा। जो हमारा बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो क्या चेक करेंगे कि जो एप्पल के कलर हैं वो सेम होने चाहिए, जो उनके साइज हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी मेंटेन कर ली। तो यही कोलैबोरेशन घाना के साथ भी करी गई है, घाना स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी के साथ। एंड इसके बाद एक जॉइंट कमीशन सेटअप करा गया, ताकि जब भी कोई हाई लेवल की डिप्लोमेटिक टॉक करनी हो, तो यहाँ पे अपने पास एक जॉइंट कमीशन होना चाहिए। एंड डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क देखोगे तो एक टारगेट लेके चला हुआ है इंडिया विद अफ्रीका, वो है 2063 का, कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नॉट ओनली घाना, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको हम सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देने की ट्राई करेंगे। मतलब आपने सुना होगा पॉवर्टी, हंगर, काफी चीजों से सफर करता रहता है अपना अफ्रीकन रीजन, तो उसी वजह से सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हम कंप्लीट कर देंगे बाय 2063। एंड उसके बाद जो घाना के साथ हमारा टारगेट ट्रेड हो जाता है, वो लगभग $3 बिलियन का हो जाता है, जिसे अब डबल करना है बाय 2030। ठीक है, अभी 25 चल रहा है, तो 5 साल के अंदर हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। इसके बाद रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब होता है? मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेटरलिज्म का मतलब है कि एक कॉमन गोल के लिए वर्क कर रही है। वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो सकता है, वो डिजीज से रिलेटेड हो सकता है कि डिजीज को टैकल करना है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया और एक कॉमन गोल की तरफ वर्क कर रही है। अब देखो, जैसे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं, तो सारी अफ्रीकन कंट्री सेपरेट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन की। सारी कंट्रीज एक साथ ही खुद को रिप्रेजेंट करती है, मतलब पूरा अफ्रीकन रीजन। तो इसी को बोला गया था ईजुल्विनी कंसेंसस। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करा गया। तो इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जितनी भी आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब यहाँ पे धूप ठीक ठाक आपको मिलेगी, मतलब जो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज लाए करती हैं, वो सारे अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आपको दिखेंगे, ताकि सोलर पैनल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी सेक्टर है उसको बूस्ट किया जा सके। तो उसको काफ़ी सपोर्ट किया घाना ने। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जब 2023 में जी20 समिट इंडिया के अंदर चल रहा था, तो उस टाइम पे ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस था, इसे सेटअप करा था इंडिया, यूएस, ब्राज़ील। पर आज के टाइम पे अगर देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐड हो चुकी हैं, जैसे सिंगापुर है, अर्जेंटीना है, आपका बांग्लादेश है, मॉरिशियस है, यूएई है, इन सभी ने भी बाद में सपोर्ट करा। दे आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ दिस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसी के साथ बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं हर कंट्री के अंदर, वो फ्लड हो, सुनामी हो, या फिर हर कंट्री तो नहीं, वो सुनामी वाला तो आपको पता है, जहाँ पे एक प्लेट जो है सिंक कर रही होती है, एटलीस्ट एक ओशनिक प्लेट, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपको दिखती रहती है। एनीवेज, दैट इज अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। तो मतलब जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उनको टैकल करने के लिए एक कोलिजन बनाई गई थी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, CDRI। इसी के बारे में नामीबिया में भी बात करी गई, नॉट ओनली इन घाना, नामीबिया में भी बात करी गई थी। और नेक्स्ट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जितने भी अनटैप्ड
मिनरल्स हैं घाना के अंदर, उन्हें इंडिया हेल्प करेगा, इन्वेस्ट करेगा ताकि उन्हें भी एक्सट्रैक्ट करा जा सके और ज़्यादा मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करी जा सके, इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स जो इंडिया के लिए सप्लाई का रिस्क बना रहता है, तो उन मिनरल्स के ऊपर भी फोकस करा जाए घाना के अंदर। वो चाहे से गोल्ड हो, डायमंड हो, बॉक्साइट हो, मैंगनीज हो, कोबाल्ट हो, जो मर्ज़ी मिनरल हो, आपको अफ्रीका के अंदर हर टाइप का मिनरल मिलता है। एंड नेक्स्ट जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके है, एजुकेशन के पर्पज से है। जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी देगी, तो उनको टीच भी तो करना पड़ेगा ना कि कैसे इस चीज़ को यूज़ करा जाएगा, दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड कल्चरल टाइज़, जो ई-वीज़ाज़ हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी और एक्सटेंशन भी दे दी जाएगी। किसी का 11 साल के लिए है तो 15 साल के लिए दे दिया जाएगा, वो टाई अप एक रिप्रेजेंट करता है। और चैलेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं? चाइना की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, फटाफट से उधार देते हैं और बाद में ज़मीन को हथिया लेते हैं। ख़ैर इंडिया की ये अप्रोच नहीं रहती, हमारी सबका साथ सबका विकास वाली अप्रोच रहती है, मतलब कोलैबोरेट करके हमें काम करना है। पर एक दिक्कत जो इंडिया के एंड से रहती है वो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। चाइना जहाँ पे फटाफट से प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देता है, वहीं पे दिक्कत रहती है फ्रॉम द इंडियन एंड कि बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं काम के अंदर। एंड एक आता है न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट। न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट का मतलब है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी, एनपीटी, ठीक है, 1968 की। अब हुआ क्या था कि यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन चेक करे 1945 में, हिरोशिमा एंड नागासाकी आप सुनते हो। थोड़े टाइम के बाद सोवियत यूनियन ने चेक करे, देन यूके ने, चाइना ने, फ्रांस ने, इन पांचों कंट्रीज ने अपने-अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए। देन सडनली वो पीस की बातें कर रहे थे कि हमें पीस एस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर तो नेहरू जी भी बोल रहे थे इंडिया के स्टार्टिंग में ही कि हमें पीस एस्टेब्लिश करना चाहिए रादर देन मेकिंग दीज न्यूक्लियर वेपन, ठीक है? तो उसी के लिए ये ट्रीटी लेके आए थे एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ताकि ये जो पीस है उसको एस्टेब्लिश करा जाए और ये जो न्यूक्लियर वेपन है इनका कोई भी मिसयूज ना हो और बाकी कंट्रीज ना बनाए एज पर दीज 5 कंट्रीज जो इन एनपीटी को लेके आए थे। कौन-कौन सी थी याद रख लेना, यूएस था, सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन बोला मैंने, रशिया नहीं बोला क्योंकि 1991 में जाके सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। फिर यूके आ गया, चाइना आ गया एंड रशिया आ गया। तो ये सारी कंट्रीज आप देखोगे, सॉरी रशिया बोल दिया यहाँ पे, फ्रांस आ गया, फ्रांस। तो ये सारी कंट्रीज़ आपको मेंबर्स मिलेंगी एनपीटी की, जिन्होंने इनिशिएट करा था। सो इसी के साथ सागर का एक एक्सटेंडेड वर्ज़न है, दैट इज़ महासागर। मतलब जो हमारे इंडियन ओशन, इंडिया के आस-पास के रीजन्स हैं, उनमें भी हमें फ़ोकस रखना है। ऐसे नहीं कि वो इग्नोर कर दिया और चाइना अगेन अपना बीआरआई को और ज़्यादा एक्सटेंड करे। तो महासागर विज़न मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस फॉर द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के ऊपर हमने ये फ़ोकस रखा। इसके बाद हम देखेंगे अबाउट नेक्स्ट कंट्री व्हिच इज़ ट्राइनिडाड एंड टोबैगो।